हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से क्लास 12th के बायो के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदृश्य, एक ऐसी छिपी हुई शक्ति के बारे में, पावर के बारे में जो हमें दिखता नहीं है पर हमारे लिए और इस नेचर के लिए बहुत कुछ करता है। क्या आप ऐसी कोई फैक्ट्री देखे हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे एंटीबायोटिक बनता हो, बड़े पैमानों पे दही बनता हो, बड़े पैमाने पे बिवरेज इंडस्ट्री चलती हो, बड़े पैमाने पे असाध्य रोगों से लड़ने की दवाइयाँ बनाई जाती हो और ये फैक्ट्री खुले आँख से दिखती भी नहीं है। जी हाँ, ऐसे ही अदृश्य और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाने वाले जीव जिसको हम बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं, माइक्रोब्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की एक अदृश्य दुनिया के बारे में जो दिखते तो नहीं हैं पर बड़ी कमाल का और बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस जो है हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। तो क्लास 12th के सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सूक्ष्म जीव जो हैं वो मानव के कल्याण में किस तरह की भूमिका निभाते हैं, इन्हीं भूमिकाओं के बारे में आज के वीडियो लेसन्स के माध्यम से हम क्लास 12th के एनसीईआरटी बेस्ड जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये जो वीडियोज इस टॉपिक से जो है वो थोड़ा सा अलग अलग सीरीज में होगा। आज के पहले वाले सेक्शन में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि मैक्सिमम क्या क्या चीजें हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कर रहे हैं और उनका क्या एप्लीकेशन है। आने वाले वीडियोज के माध्यम से हम अलग अलग सेक्शन को आवश्यकता अनुसार अलग से भी वीडियोज के माध्यम से ले आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के क्लास में हमारा जो फोकस है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ये वो जीव हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन अदृश्य होके भी बड़े पावर और बहुत यूनिक काम को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो सूक्ष्म जीव हैं मानव कल्याण के अदृश्य नायक हैं। ये नायक हैं, ये हीरो हैं, ये चैंपियन हैं, लेकिन एक ऐसे चैंपियन जो एक तरीके से अदृश्य हैं, दिखते नहीं हैं पर हीरो हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सूक्ष्म जीवों की जो दुनिया है किस तरीके से विकसित हुई थी और कैसे वो छोटी सी दुनिया बाद में चल के बहुत बड़ी साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गई। तो आप पाएंगे एक साइंटिस्ट का नाम जिनका नाम था E.V. ल्यूवेनह्यूक। ये जो ल्यूवेनह्यूक साहब जो थे ना, इन्होंने सूक्ष्म जीव में पहली बार बैक्टीरिया का खोज किया था, जीवाणु का खोज किया था। नाम इन्होंने एनिमल क्यूल दिया था, जीवाणु की खोज की थी। और यही एवी ल्यूवेनह्यूक जो है इस पूरे ब्रांच जो बाद में जाके एस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इस माइक्रोबायोलॉजी के एक तरीके से फादर हैं, फाउंडर हैं और इस माइक्रोबायोलॉजी के ये जनक या पिता भी हैं, एवी ल्यूवेनह्यूक। और यहीं से जब से सूक्ष्मजीव की खोज हुई और तब से ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे नए नए मिरेकल्स, नए नए शोध विकसित हुए। और आप जान के बहुत बहुत रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग एहसास करेंगे कि सूक्ष्मजीवों की सहायता से हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में क्या क्या विकसित कर पाते हैं। तो मानव के कल्याण में जो सूक्ष्मजीव की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और हमारी कोशिश यही है कि हम इस यात्रा के हर एक पहलू को समझने का प्रयास करें। इस कड़ी में हम लोगों ने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि ये जो है अदृश्य नायक हैं, यानी कि इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, खुले आंख से ये दिखने वाले नहीं है। और इनसे जो चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं उसका देखिए। पहले हमारा एक ट्रेडिशनल दृष्टिकोण क्या था कि ये जो होते हैं ना सूक्ष्म जीव, ये रोगजनक होते हैं, यानी ये हमारे लाइफ में बीमारी देते हैं, टेंशन देते हैं। लेकिन लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो ये है कि भाई ये मानव के कल्याण में भूमिका निभाते हैं। यानी ये जो रेड लाइट दिख रहा था ये अब हट गया, अब यहाँ पे ग्रीन लाइट एकदम से चमचमाता हुआ दिख रहा है। यानी मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका है वो भोजन में भी है, चिकित्सा में भी है, पर्यावरण को चलाने में भी है और कुछ अन्य इमरजेंसी फैक्टर्स को देखने के लिए भी है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिना सूक्ष्म जीवों के पृथ्वी पर जो जीवन का जो चक्र चल रहा है ना वो असंभव है। जी हाँ, इम्पॉसिबल है। मतलब ये पूरे के पूरे इस यूनि पृथ्वी पे
जो जीवन चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, उसको चलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक एक करके हम योगदान को समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा ये योगदान विकसित करते हैं मानव के कल्याण में। तो आइए सबसे पहले हमारे रसोई, जहाँ से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जीवन की शुरुआत करते हैं, एनर्जी के लिए भोजन करते हैं, तो हम देखेंगे क्या कि हमारे रसोई में सूक्ष्मजीवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये कई बार इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दूध से दही बनाने का जो विज्ञान, जो बहुत पुराना विज्ञान है, वो सिर्फ तापमान पे आधारित नहीं है। इसके लिए सूक्ष्मजीव की आवश्यकता पड़ेगी, लैक्टोबैसिलस की, और उसी की वजह से ये संभव होता है। तो ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही पुराना कंसेप्ट है सूक्ष्मजीवों को लेके, जो आप निश्चित तौर पे जानते होंगे। अगर हम इडली डोसा और ब्रेड की बात करें, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इडली डोसा और जो ब्रेड होता है, ये जो फूला हुआ रहता है, वो फूलने का कारण क्या है। तो ये जो सूक्ष्मजीव उसमें जो है, ये वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, और इसी की वजह से ये जो है स्पॉन्जी नजर आता है, फूला हुआ नजर आता है। यानी जो आप ब्रेड खा रहे हो, जो स्पंजी ब्रेड खा रहे हो, उसको किसी ने एयर से फुलाया नहीं है, ये सूक्ष्मजीवों के द्वारा रिलीज किए गए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि घरेलू उत्पाद में जहां दूध से दही बनाने में इनकी भूमिका है, तो ये इडली डोसा और ब्रेड बनाने में भी इसकी भूमिका है। ये जो दिख रहा है आपको लाइन, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी, ये जो ईस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो हम लोग कई बार एग्जाम में पूछा है कि इसको ब्रेड इंडस्ट्री का समझिए, एक तरीके से जनक है ये। ब्रेड इंडस्ट्री, पूरी की पूरी अल्कोहल इंडस्ट्री चलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसे हम ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं। सैक्रोमाइसेस सेरेविसी जरूर याद रखिएगा, जो इडली डोसा और ब्रेड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्विस चीज की बात करें, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है सूक्ष्मजीवों के द्वारा, जहाँ पे किण्वन करा के बड़ी मात्रा में CO2 रिलीज किया जा रहा है। और इस चीज की खासियत ये है कि इसमें जो मौजूद छिद्र है, और एक स्पेशल टाइप का जो टेस्ट आ रहा है इस चीज में, वो भी आ रहा है सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही। ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाने में सूक्ष्मजीवों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमने इस स्लाइड के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण को आपको बताने की कोशिश की है। यानी हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मानव के कल्याण में जो सूक्ष्मजीवों की भूमिका है, वो घरेलू उत्पाद में है। उसके अलावा क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। अगर हम घरेलू उत्पाद से बाहर निकलें, तो हम इंडस्ट्री की ओर अगर जाएं, तो हम देखेंगे कि बिना डिस्टिलेशन के भी इसी सैक्रोमाइसेस सेरेविसी की जो बात कर रहे थे, जो ईस्ट है, ब्रेवर ईस्ट बोलते हैं इसे, ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे वाइन बनाने में, बियर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ अगर इसको हम डिस्टिलेशन के साथ कैरी करें, इस आसवन विधि के साथ हम देखेंगे, तो थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आपको विस्की, ब्रांडी, रम, यानी पूरा का पूरा जो बिवरेज इंडस्ट्री है, पेय पदार्थ का जो है अल्कोहलिक बिवरेज है, उसको बनाने में सैक्रोमाइसेस सेरेविसी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये क्या करते हैं, माल्टेड अनाज और फलों के रस का किण्वन कराते हैं, और उस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान ये सभी उत्पाद की प्राप्ति की जाती है। मतलब ऐसा समझ लो कि लेबर जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो अगर स्ट्राइक कर दें तो उत्पादन कम होगा, धीमे होगा, लेकिन अगर ये इनका उपयोग ना किया जाए तो उत्पादन लगभग खत्म हो जाएगा। यानी इस पूरे की इंडस्ट्री की जो ब्रीवर इंडस्ट्री, जो पूरा आपका बिवरेज इंडस्ट्री है, उसके ये बैकबोन है। तो हम लोग देख रहे थे मानव के कल्याण में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है। आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं और क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक, ये शब्द आप अपने जीवन में जरूर सुने होंगे, जहाँ पे एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। एक ऐसी दवाई, एक ऐसा ड्रग जो आपके जीवन के नहीं, कीटाणुओं के जीवन के अगेंस्ट में आपको दी जा रही है। और ये एंटीबायोटिक बनाने का सौभाग्य भी जो है सूक्ष्मजीवों से ही विकसित होता है। सूक्ष्मजीवों के द्वारा सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली काम कुछ और कर रहे थे और काम हो गया कुछ और। तो एक्चुअली इसको हम कहते हैं सेरेंडिपिडिटी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। जो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी, वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। खोजा जा रहा था कुछ और, मिला कुछ और, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो डिस्कवरी एंटीबायोटिक के खोज के रूप में हुई। तो आप याद रखेंगे जो एंटीबायोटिक है
पहला दुनिया का एंटीबायोटिक जो बना वो था पेनिसिलिन, और ये बना था पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। पहला जो एंटीबायोटिक बना था उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये बना था किससे, तो इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बना था। और ये जो है घटना जो है विज्ञान में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी मानी जाती है, क्योंकि ये काम कर रहे थे जीवाणु पे, अब मिल गया इनको कवक, लेकिन जो कवक मिला वो एंटीबायोटिक के तौर पे डेवलप हुआ, वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के रूप में। पेनिसिलिन के खोज को लेके और भी बहुत सारे लोगों ने इसको डेवलप करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, जहाँ पे फ्लोरी और चेन को बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। और कहते हैं कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय जो है ये जो एंटीबायोटिक की जो भूमिका थी वो सैनिकों के जान बचाने में बहुत काम आई थी, और बाद में तो एक नॉर्मल बीमारियों के संदर्भ में भी ये एंटीबायोटिक का सेवन बड़े पैमाने पे किया जाने लगा। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ सूक्ष्मजीवों की सहायता से आप घरेलू उत्पाद बना रहे हैं, आप पूरी की पूरी जो बिवरेज इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप जो एंटीबायोटिक की दुनिया को रन कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो रही है सूक्ष्मजीवों की सहायता से। और जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें काम करने वाले लोग दिखते नहीं हैं, लेकिन लेकिन बहुत ही विचित्र और बहुत ही यूनिक चीज़ जो है वो डेवलप करके देते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें विकसित की जाती हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जो एसिड्स के दिए गए हैं नाम और ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, ये एग्जाम में एकदम से हॉट फेवरेट रहता है। इस चार्ट को आप जरूर समझिए और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको बनाने का देखने का प्रयास करिए। तो पहला जो एसिड दिख रहा है साइट्रिक एसिड, कहते हैं कि जो साइट्रिक एसिड है वो एस्परजिलस निगर कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये एकदम बिल्कुल डेटा है जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे ही आपको क्लास 12 टेबल पे याद कर लेनी है। ठीक उसी तरीके से एसिटिक एसिड का निर्माण जो है एसिटोबैक्टर एसेटी के द्वारा किया जाता है, जो एक जीवाणु है। दूध से दही बनाना, लैक्टिक एसिड का जो रोल है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। लाइपेज जो है एक एंजाइम है जिसको बनाने में जियोट्राइकम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सूक्ष्मजीव से बनने वाला ये लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट में तेल के दाग को हटाने का काम करता है। एक तरीके से जो ऑयल वगैरह है उसको रिमूव किया जाता है इस लाइपेज एंजाइम से। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ये सब यूज किया जाता है। अगर हम इन तीनों के बारे में बात करें तो हमें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि तीनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे हर साल रिपीट होता है। ये तीन जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन, इन तीनों को अलग से भी हम स्क्रीन पे लाके आपको समझा रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पे जो खास बात जानने लायक है वो ये है कि ये जो आपका जो जीवाणु है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्या करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके द्वारा आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसके थक्के को हटाया जाता है, यानी क्लॉट एक तरीके से रिमूवल करने का काम करता है, क्लॉट को रिमूव करता है। अगर किसी को कोई हैमरेज हो जाए, अटैक हो जाए या कहीं पे कोई ब्लड क्लॉटिंग हो जाए बॉडी में, उस स्थिति में स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, ब्लड क्लॉट को हटाने में मदद करता है। क्लॉट हटाना बेहद जरूरी है क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है बॉडी में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है। तो एक तरीके से समझिएगा क्लॉट रिमूवल करने का काम करता है, थक्का हटाता है, और यह स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। अगर आप दूसरे वाले की बात करें साइक्लोस्पोरिन ए, ये जो है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से पाया जाता है। ट्राइकोडर्मा रेड पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक ठीक ठीक, रेड रेड ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से, फंगस से प्राप्त किया जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है भाई, इम्यूनो डिप्रेशेंट के रूप में, इम्यूनो सप्रेशेंट के रूप में काम करता है। ये इम्यूनो सप्रेशेंट क्या होता है? इम्यूनो का मतलब आप जानते होंगे आपकी इम्यूनिटी से संबंधित है। बॉडी में हमारे जो सेल है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रतिरक्षा देते हैं।
तो प्रतिरक्षा को दबाने का काम करता है। आमतौर पे प्रतिरक्षा को उभारने के लिए आप बहुत सारे सप्लीमेंट लेते हैं, समय से खाते पीते हैं, लेकिन कब ऐसा सिचुएशन आता है कि आप अपने प्रतिरक्षा तंत्र को कहते हैं कि भाई तू शांत हो जा, अभी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इमरजेंसी तब होती है जब बॉडी में कोई अंग प्रत्यारोपण हो जाए। मान लीजिए हमारी कोई ऑर्गन खराब हो और हमने उसको ट्रांसप्लांट करवाया हो, दूसरा ऑर्गन बाहर से अपनी बॉडी में एक तरीके से इंटर करवाया हो, तो वैसी स्थिति में हमारे जो इम्यूनो सेल्स हैं ना, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जैसे एक मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, बाहर से कोई एक कुत्ता अगर गलती से भी आ जाए तो सारे कुत्ते उसे भौंक के भगा देते हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी के जो सेल हैं, वो हमारे बॉडी के बाहर से कोई भी चीज आएगा उसको टिकने नहीं देंगे, उसको भगा देंगे। तो बस काटे नहीं, परेशान ना करे, तो बॉडी को क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेशेंट दे दिया जाता है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी देर के लिए सो जाए कि भाई तुम टेंशन ना लो, हमें टेंशन अपना पूरी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, तो हमारा जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो इम्यूनिटी को हमने सुला दिया। तो ऐसे महत्वपूर्ण लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, जो कब यूज होता है, तो जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, अंग प्रत्यारोपण होगा, तो उसमें ये जो दवाई है वो एक इम्यूनो सप्रेशेंट के तौर पे काम करती है, इम्यूनिटी को सुला देती है, इम्यूनिटी को सुलझा देती है, सहज कर देती है, ताकि वो बॉडी के अगेंस्ट में कोई नया अपना काम करना शुरू ना कर दे। तो दो बात मैंने बताया था कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं सूक्ष्म जीवों से संबंधित, वो तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उसमें पहला स्ट्रेप्टोकाइनेज है, दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए है और तीसरा स्टैटिन है। जहाँ पे पहला वाला क्लॉट रिमूव कर रहा था, दूसरा वाला जो था वो अंग प्रत्यारोपण में इम्यूनो सप्रेशन का काम कर रहा था, और तीसरा जो स्टैटिन है, ये बड़े पैमाने पे लोगों के द्वारा ली जाने वाली दवाई है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो कोलेस्टेरॉल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक दुश्मन के भांति, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एक दुश्मन के भांति आपके एरिया में जगह जगह पे ब्लॉकेज लाना शुरू करता है। तो वैसे कोलेस्ट्रॉल, गंदे कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो वैसी स्थिति में हम स्टैटिन दवाइयाँ लेते हैं। ये क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना, जो हार्ट और ब्लड वेसल से संबंधित बीमारियां हैं उसकी समस्या कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। तो ये जो तीन दवाइयां जो लाइफ सेविंग है, बहुत इमरजेंसी में यूज किया जा रहा है, ये आप एग्जाम में जाने के पहले बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। उसमें एक होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट बूस्टर की तरह काम करेगा, दूसरा होगा साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनो डिप्रेशेंट के तौर पे आप लेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान, और स्टैटिन जो आपके बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। तो ये तीन, और इसके साथ जो अलग अलग एसिड और एंजाइम्स थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो निश्चित तौर पे आप मानव कल्याण में जब सूक्ष्म जीवों की भूमिका का अध्ययन करेंगे तो इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक जो मानव कल्याण की सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका थी, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, परिचय वाले पार्ट में आपने देखा कि ये घरेलू उत्पाद बनाने में मदद कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि इनसे इंडस्ट्री चल रही है, बिवरेज इंडस्ट्री पूरी चल रही है। फिर आपने देखा कि ये एंटीबायोटिक बनाने में मदद कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि बहुत सारे एसिड, बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने में भी इन सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हम लोग उससे बाहर अगर आए तो इसके अलावा भी सूक्ष्म जीवों से हम बहुत सारे काम ले रहे हैं, काम लेते हैं। क्या है भाई, तो हम लोग सीवेज का उपचार कर रहे हैं। एक जैविक आवश्यकता है, ये मनुष्य के बस के, मानव के बस का नहीं है कि वो पूरे के पूरे क्लीनिंग प्रोसेस को अपने कंट्रोल में रख ले। तो ये जितने भी कचरे हैं, ये जितने भी म्यूनिसिपल वेस्ट हैं, जिसमें मानव मल मिला हुआ है, कार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं, कई हानिकारक सूक्ष्मजीव कीटाणु मिले हुए हैं, ये सब नदियों में या हमारे जल वाले स्रोत में जाके मिल जा रहे हैं, और मिल के ये बहुत ही गंदा वाटर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो हमारा कोशिश ये है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से हमने ये तकनीक के माध्यम से, प्योर साइंस के माध्यम से इस कचरे को हटाने में, इनके निष्पादन में और इनसे होने वाली बुराइयों को फैलने से रोकने में भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। यानी सूक्ष्म जीव वो हैं जो क्या कर रहे हैं, सीवेज का उपचार कर रहे हैं। सीवेज मैंने बताया क्या है, जितने भी कल कारखानों या हमारे नगर निगम या हमारे गांव मोहल्ले शहरों से निकलने वाला कचरा है, जिसमें
पानी है, मानव मल है, कार्बनिक पदार्थ है, सूक्ष्म जीव हैं, इन सब को हम लोग एक ऐसे स्रोत में, नदियों में ही बहा देते हैं। तो नदियों में बहाने के पहले उसका हम ट्रीटमेंट कर लें, ऐसी व्यवस्था हम सूक्ष्म जीव की सहायता से करते हैं। और सूक्ष्म जीव जो है वो बीओडी का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। बीओडी हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में मौजूद सभी कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में किया जाता है। यानी ये बीओडी का फंडा आप अगर बहुत डिटेल में नहीं समझना चाहते तो सिंपली एक लाइन समझिएगा। पानी है, उस पानी में बीओडी की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, पॉल्यूशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। सिंपल कंसेप्ट। बीओडी क्या है? तो ऑक्सीजन की वो मात्रा है जो जीवाणु के द्वारा यूज किया जाएगा। जीवाणु कहाँ पे है? तो उस सीवेज में, उस कचरे में, उस गंदगी में है। तो हम लोग को करना क्या है कि पानी का बीओडी का लेवल को घटाना है, क्योंकि बीओडी जो है जितना ज्यादा रहेगा पॉल्यूशन उतना ज्यादा रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक नदी में बीओडी की मात्रा जो है वो 4 गुना बढ़ गई है, तो पॉल्यूशन का स्तर का क्या होगा? ऑप्शन था 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, यथावत रहेगा, कह नहीं सकते। तो निश्चित तौर पे बीओडी का मात्रा यही इंडिकेट कर रहा है कि भैया जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, मतलब हायर द अमाउंट ऑफ बीओडी इन वाटर हायर विल बी द पॉल्यूशन। तो बड़ी सिंपल कंसेप्ट पे आप समझेंगे। हालांकि बीओडी और इससे संबंधित जो टॉपिक है वो हम इन्वायरमेंटल इश्यूज में जरूर आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल मेरी कोशिश ये है कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, तो सूक्ष्म जीवों की भूमिका ये रही है कि सीवेज का उपचार हम करवा दे रहे हैं, सीवेज उपचार करवा दे रहे हैं, नाला साफ करवा दे रहे हैं, कचरा मिटा दे रहे हैं, गंदगी जो है उसको हटा दे रहे हैं। और इस सीवेज के उपचार के लिए इस पे भी आपको एक फ्रेश वीडियो मिलेगा, इसलिए आपको खाली सुन लेना है इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि सीवेज के उपचार करने के लिए हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, द्वितीयक उपचार कर सकते हैं, हम तृतीयक उपचार की ओर भी जा सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे आपको समझना ये है कि जब कभी भी सीवेज का हम प्राथमिक उपचार करेंगे तो इसका मतलब हम फिजिक्स का बात करेंगे, भौतिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार मतलब भौतिक उपचार। जब हम द्वितीयक उपचार करेंगे तो यही बायोलॉजिकल है, यही जैविक है। और क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि जल का या सीवेज का हम लोग द्वितीयक उपचार कर रहे हैं तो कौन सा प्रणाली यूज कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? तो याद रखिएगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैविक कंट्रोल कर रहे हैं, जैविक नियंत्रण कर रहे हैं। तो प्राथमिक में फिजिक्स है, द्वितीयक में बायोलॉजी है, और जब इसका हम टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पे हम केमिस्ट्री लगा देंगे। मतलब पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलके हम लोग जल का या इस सीवेज का उपचार कर सकते हैं। अलग से एसटीपी के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में अलग से वीडियोज आएंगे, इन्वायरमेंटल कंसर्न में ये वीडियोज आएंगे। आज के क्लास में आप पढ़ रहे हैं मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो भूमिका मैंने बताया कि सीवेज के उपचार में भी इनकी भूमिका होती है। विशेषकर कौन सा उपचार भाई? द्वितीयक उपचार, जिसे आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या जैविक उपचार के नाम से जानते हैं। मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अनलिमिटेड है। उसी सीरीज में एक और इंट्रोडक्टरी पार्ट जुड़ रहा है, बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस का उत्पादन मतलब कि ऐसे गैस जिसमें ये जो मीथेन वगैरह की प्रधानता है, और आप लोग नाम सुने होंगे गोबर गैस। ये जो गोबर होते हैं उसमें भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो गोबर जो है उसमें जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और मीथेन गैस के प्रोडक्शन से हम लोग क्या करेंगे? ये बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। तो बायोगैस उत्पादन करने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका है, क्योंकि जो काऊ डंग है, गोबर जो है, उसमें आपको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाया जा रहा है। हम लोग बायोगैस प्लांट के बारे में या उसके एपरेटस को कैसे हम असेंबल करेंगे उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देख रहे हैं। जब हम बायोगैस प्रोडक्शन के कड़ी पे आएंगे कि किस तरीके से इसका हम निर्माण करते हैं, कैसा चैम्बर निर्माण किया जाता है, क्या सावधानियां बरती जाती हैं, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। हम लोग का फोकस यही है कि नंबर ऑफ एटम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आपके लिए किए जा रहे हैं उनको आपसे परिचित किया जाए। तो बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। बायोगैस में जो गैस की प्रधानता है वो मीथेन है। कहाँ से आ रहा है? तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा आ रहा है, और ये बैक्टीरिया काऊ डंग में, गोबर में पाया जा रहा है। तो इससे हम लोग बायोगैस का भी उत्पादन कर सकते हैं। इसमें भी मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका जो है वो दिखाई देती है। अगर हम कृषि क्षेत्र में आ जाएं, जो कि हमारा देश का जो एक तरीके से बैकबोन है, एग्रीकल्चर, वहां पे भी सूक्ष्म जीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। रासायनिक कीटनाशकों का खतरा दुनिया पे मंडरा रहा है।
फसलों को ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए हम बड़े पैमाने पे क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण पे भी असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, और हमारा फूड भी जो है वो बहुत ही, उसकी क्वालिटी जो है वो गिर जा रही है। तो हम लोगों ने जैविक नियंत्रण के बारे में सोचा है, बायो कंट्रोल करने का सोचा है, और इस समाधान में हम एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हमें फाइनल आउटपुट भी मिलेगा और हम पर्यावरण का कोई दोहन भी नहीं करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे बिना नुकसान या बिना डैमेज किए हुए। तो मानव के कल्याण में ये लोग क्या करेंगे वो देखिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्टिवोरस जो है, हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड्स बना लिए हैं, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड्स होता है। जनरली अभी तक हम लोग केमिकल का सहारा ले रहे थे, अब हमने क्या किया है, जीवाणु का सहारा लिया यहाँ पे, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। अब आप कहेंगे कि सर ये टॉपिक बैसिलस थुरिंजिएंसिस है क्या, तो जी नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बीटी शॉर्ट में याद रखिएगा। ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक जीवाणु है, और इस जीवाणु का प्रयोग करके हम लोग जैविक कीटनाशक बना रहे हैं। इन सभी का इस्तेमाल करके, वायरस का इस्तेमाल करके, कुछ इंसेक्ट का इस्तेमाल करके, कुछ फंगस का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग तरीके के बायो इंसेक्टिसाइड्स बना रहे हैं, पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, कीटों से फसलों की रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन कैसा, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कर रहे हैं, कोई रसायन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये हम डेवलप करते हैं, इसके बारे में आपको फ्रेश अलग से बैसिलस थुरिंजिएंसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से अब इसका जो क्राई प्रोटीन है वो कीट को मारने में सक्षम होता है, और किस तरीके से ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नींव भी रखता है। तो मानव के कल्याण में, एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो ये सभी जितने भी नाम दिख रहे हैं, ये सूक्ष्मजीवों के द्वारा बहुत तरीके के फायदे दिए जा रहे हैं, और इन फायदों से फसलों को और पौधों को होने वाले नुकसान से हम आसानी से बचा पा रहे हैं। अगर आप और आगे जाइए तो सूक्ष्मजीवों के अंदर सहजीविता का भी बोध है। सहजीविता का बोध कहने का मतलब कि मिलजुल के भी रहना है, और फ्री लिविंग रहेंगे तो भी कुछ कर देंगे। जैसे आप देखिएगा, राइजोबियम आपने बचपन से सुना होगा, दलहन पौधों के जड़ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। तो ये क्या करता है, पौधों के साथ दोस्ती करता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के बारे में काम करता है। आप ये भी जानते होंगे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा है परसेंटेज में, 78% जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, लेकिन उसका फॉर्मूला हमारे आपके पास नहीं है। उसका फॉर्मूला यूज करने का इन सूक्ष्मजीवों के पास है। सूक्ष्मजीव क्या करेंगे कि इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अलग अलग रूप में नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। कभी वो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, कभी वो अमोनिया बनाएंगे, यानी कभी वो नाइट्रिफिकेशन करेंगे, कभी उसको हटा के डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, कभी अमोनोफिकेशन करेंगे। यानी जो नाइट्रोजन अबंडेंट है नेचर में, एटमॉस्फेयर में, उसको चलाने का, उसको प्रोसेस करने का, खोलने का जो फॉर्मूला है वो इन सभी के सभी सूक्ष्म जीवों के पास है। जो आप नर्सरी 1, 2, 3, 4 से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो म्यूचुअल रिलेशन बना के इन्वायरमेंट को भी ठीक रखते हैं और अलग अलग उत्पाद बनाने में मदद करते हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियोज के माध्यम से हम लोगों को खाली यही समझना है कि कौन कौन से वो सूक्ष्म जीव हैं और किस तरीके से वो अलग अलग काम करने में मदद करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे माइकोराइजा के बारे में। देखिए माइको है, माइको का वर्ड हम लोग कवक के लिए कर रहे हैं, राइजा का इस्तेमाल हम लोग राइजोइट्स रूट के लिए कर रहे हैं, यानी पौधों के जड़ों के साथ सहजीवी संबंध। कवक जो है पौधों के जड़ के साथ मिल गया, और वहां पे भी जो है एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन में आके फायदा पहुंचा रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से, माइकोराइजा कहते हैं। उसी तरीके से ये नॉस्टॉक, एनाबियना, इसका नाम आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसको आप कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। ये भी जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये सूक्ष्मजीव होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि धान के खेत में आप देख रहे होंगे, जैव उर्वरक, एक तरीके से बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी कि ये जो सूक्ष्मजीवों का जो साम्राज्य है वो सिर्फ आपके किचन तक नहीं है, इंडस्ट्री तक नहीं है, ओनली एंटीबायोटिक तक नहीं है, अब तो ये और आगे बढ़ के जीन के ट्रांसफर में भी आ गए हैं। हम लोग मानव निर्मित इंसुलिन बना रहे हैं, उसमें भी सूक्ष्मजीवों की भूमिका है। ये जो पूरा का पूरा जो आज का जो चैप्टर है वो, इसका जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, वो आज आप पढ़ रहे हैं कि मानव के कल्याण में सूक्ष्मजीवों की क्या क्या भूमिका है। वन बाय वन करके आपने देखा कि ये जो सूक्ष्मजीव जो है किस तरीके से आपके लिए मददगार है। ये जितने भी माइक्रोब्स हैं, इनका अगर एक जगह से अवलोकन कर लीजिए तो जीवाणुओं में देखिएगा, दही बनाना,
जहाँ पे एसिड बनाना, जहाँ पे क्लॉट बूस्टर हटाना, जहाँ पे बायोगैस बनाना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, जैविक कीटनाशक बनाना, ये सभी सीरीज आपको 1 बाय 1 करके जानने हैं, पढ़ने हैं। यानी मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका जो है वो बहुत लंबी है। उसी लिस्ट के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। हर एक सेक्शन को अलग से एड्रेस किया जाएगा कि घरेलू उत्पाद में क्या क्या और किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, कैसे हमने एंटीबायोटिक वगैरह बनाया, बायोगैस का क्या रोल है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, जैविक खाद बनाने में, जैविक कीटनाशक बनाने में कीटाणुओं ने क्या क्या भूमिका अपनाई है। तो ये जो माइक्रोब्स का जो एक तरीके से फाइनल अगर हम लोग प्रीव्यू देखें तो हम देखेंगे कि एक अस्थाई भविष्य की कुंजी है ये, जहाँ पे आप जैव नियंत्रण, जैव उर्वरक, स्वच्छ पर्यावरण यानी सीवेज का आप उपचार कर रहे हैं, कचरा हटा रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं, उन्नत चिकित्सा यानी एंटीबायोटिक बना रहे हैं, इतना सारा चीज सूक्ष्म जीवों के प्रयास से आप मानव कल्याण में कर रहे हैं। ये जो लास्ट लाइन दिख रहा होगा कि सूक्ष्म जीवों की शक्ति को समझना और उनका सही उपयोग करना ही मानव कल्याण, एक हरित टिकाऊ पृथ्वी, सस्टेनेबल अर्थ का एकमात्र रास्ता है। मतलब हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो हमारे पास ये नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसी को आगे या उसी के सहारे नए नए तकनीक विकसित करने पे जोर देना है, तभी हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर मूव करेंगे। ये वीडियो जो है आज का पूर्ण रूप से एक इंट्रोडक्टरी परिचय का वीडियो है, जहाँ पे हमने ये समझा कि मानव के कल्याण में सूक्ष्मजीव अपनी क्या क्या भूमिका निभाते हैं। इस कड़ी में हमने अलग अलग सेक्शन में पाए जाने वाले जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनसे जुड़े सूक्ष्मजीवों को हमने देखा और समझा है। अब अगले वीडियोज के माध्यम से 1 बाय 1 करके इन सभी एप्लीकेशंस को समझने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मानव के लाइफ में ये किस तरीके से बदलाव या चेंज को प्रेरित करते हैं। तो मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। आज के वीडियोज में जो कुछ भी जो की फैक्टर्स थे वो सिर्फ आपके सामने लाया गया है। अगले वीडियोज में इसके संबंधित नए फैक्ट्स को भी जोड़ा जाएगा और इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए प्रभावी रहा होगा। आप किसी भी तरीके का कोई कंप्लेन या कमेंट इससे संबंधित करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप के जुड़े हुए स्टूडेंट्स आसानी से अपनी क्वायरी वहां पे रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।